पर्दे के पीछे ये किसान नेता कुछ और कहते हैं। सड़कों पर कृषि कानूनों का विरोध करते हुए ये देश को बंद कर देते हैं। इसलिए आज पूरे देश से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको भारत खुला चाहिए या आपको भारत बंद चाहिए। आज हमने आपको किसान नेताओं का असली चेहरा दिखा दिया स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, और ये हमारी मजबूरी थी। हम लगातार ये देख रहे थे कि ये लोग सार्वजनिक मंच पर आकर जब न्यूज़ चैनल्स के कैमरे सामने लगे होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, और जब ये कैमरे चले जाते हैं तो पीछे से कुछ और बात करते हैं। अब इनकी जो असली मंशा है उसे हम कैसे एक्सपोज करें, और इसीलिए जो आखिरी विकल्प होता है हमारे पास वो होता है हिडन कैमरा, छुपा हुआ कैमरा, और उसी के जरिए आज हमने आपको इनका ये चेहरा दिखाया। आज हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर किसानों ने विपक्षी दलों का समर्थन लेकर 135 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बंद करने की कोशिश की। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस 2021 में भारत देश को बंद किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि अब भारत रुक सकता है? एक दिन तो क्या, भारत अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता। अब किसी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ये कह दे कि मेरे एक इशारे पर भारत बंद हो जाएगा। ये असंभव है, क्योंकि ये नया भारत है। ये लोग भूल गए कि भारत के 135 करोड़ लोग अब ना तो रुकेंगे और ना ही अपने लिए फैसले करने की ठेकेदारी किसी और को सौंपेंगे। इसलिए आज हम राकेश टिकैत और उनके साथियों से ये पूछना चाहते हैं कि इस देश के लोग आज काम पर जाएंगे या नहीं, इस देश की सड़कें आज खुली रहेंगी या नहीं, ये तय करने का अधिकार इन्हें किसने दिया है। ये लोग अपने विरोध प्रदर्शन ये कहकर करते हैं कि ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है। विरोध करना तो हर लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन उसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के फैसले इन्हें मंजूर नहीं है। ये उस लोकतंत्र का नाम लेकर सड़कें जैम करना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, तोड़फोड़ करना चाहते हैं, इस देश को चलने नहीं देना चाहते। लेकिन उसी लोकतंत्र ने, जब उसी लोकतंत्र में लोगों ने अपनी मर्जी से एक सरकार चुनी, उस सरकार को यह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम इनके आंदोलन को भी आपके लिए एक्सपोज करेंगे। आज बड़ी संख्या में देश के लोग परेशान हुए हैं। लोगों को कई घंटे लग गए अपने दफ्तर पहुंचने में। कितने लोग तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले कि उन्हें इस तरह के जैम देखने पड़ेंगे। ये देखिए आप, ये जो इतना लंबा जैम आप देख रहे हैं, आप ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां किसान आंदोलन की वजह से आज ये भीषण ट्रैफिक जैम लग गया। अनुमान है कि वहां लगभग 5000 गाड़ियां इस जैम में आज फंसी हुई थी। सोचिए, 5000 गाड़ियां। अगर हम मान लें कि एक गाड़ी में 2 लोग भी औसतन बैठे थे तो इस हिसाब से 10,000 लोग अकेले दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से यहां फंस गए। ये ट्रैफिक जैम भी इसलिए लगा क्योंकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने यहां बैरिकेड्स लगा दिए थे। आज हफ्ते का पहला ही दिन था और इनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा होगा कि वो आज समय से अपने दफ्तर या अपनी दुकान पर पहुंच जाएंगे, या जहां भी काम करते हैं अपने काम पर पहुंचेंगे। सोमवार का दिन तो ऐसे भी पहला दिन होता है, लोग काम पर जाते हैं, जमकर काम करना चाहते हैं, हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छे शुभ काम से करना चाहते हैं। और सोचिए, आज हफ्ते के पहले दिन इस सप्ताह की शुरुआत कैसे हुई। किसान आंदोलन की वजह से ये सब हो नहीं सका। इसलिए इसे विडंबना कहेंगे कि भारत में देश बंद करने वाले मुट्ठी भर लोगों के संवैधानिक अधिकारों का तो हवाला दिया जाता है, लेकिन उन लाखों लोगों की बात कोई नहीं करता जिनके अधिकारों को इस तरह के बंद में, इस तरह के विरोध प्रदर्शन में छीन लिया जाता है। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग आज भारत बंद करना चाहते थे, विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन ये जो आम जनता यहाँ फंसी हुई है, जो अपनी रोजी रोटी आज कमा नहीं पाई, जो कि आज अपने काम पर पहुंच नहीं पाए, इन लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या होगा? इनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? और इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार क्यों नहीं सामने आ रही, पुलिस क्यों नहीं सामने आ रही? और सरकार और पुलिस और प्रशासन ये सब होने कैसे दे रहा है? क्या इतने हजारों लाखों लोगों के अधिकार इस देश में ज़रूरी नहीं है? किसानों के भारत बंद की ये 6 तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। कहीं मुट्ठी भर किसानों ने पूरा की पूरा हाईवे बंद कर दिया, तो कहीं सुबह दफ्तर के लिए निकले लोगों को ज़बरदस्ती वापस लौटा दिया गया। ट्रेनें रोकने से लेकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने तक इस आंदोलन में प्रदर्शन और बंद के नाम पर आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो सब कुछ हुआ। और ये विरोधाभास है कि जिस समय ये हजारों लोग
इस भारत बंद की वजह से ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, उस समय बंद को बुलाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत अलग अलग न्यूज चैनल्स पर मेकअप करवाकर और अपनी बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा रहे थे, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर बैठकर अपना इंटरव्यू दे रहे थे, अपनी राजनीति चमका रहे थे, अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देख रहे थे और आज के दिन का पूरा आनंद लूट रहे थे ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे और चमकती रहे। आज आप एक बार फिर जरा याद कीजिए, आखिरी बार आपने ऐसा कौन सा भारत बंद देखा था जो सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य हासिल कर पाया हो। 74 वर्षों के इतिहास में अगर किसी आंदोलन को सफलता मिली भी तो वो बहुत तात्कालिक थी और जितनी देर में उस आंदोलन का निर्माण हुआ उससे कम समय में उसकी एक्सपायरी डेट भी आ गई। उदाहरण के लिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पिछले साल नवंबर महीने से अब तक 3 बार भारत बंद बुला चुके हैं, लेकिन अब तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि कुछ लाख लोग फंस जाते हैं, अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाते, जो मरीज होते हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते, बेवजह लोगों को परेशानी होती है। इसके विपरीत हर बार इस भारत बंद ने एक राजनीतिक रूप लिया है। पिछली बार 26 मार्च को हुए भारत बंद को 20 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया था और इस बार यह संख्या इससे भी ज्यादा हो गई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो देश में जहां भी भारत बंद के तहत आज प्रदर्शन हुए उनमें किसानों की जगह राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, किसान नहीं थे। और यही इस बंद की कड़वी सच्चाई है। ना तो भारत बंद हुआ और ना ही किसान परेशान हैं और ना ही किसान इसमें शामिल हैं। भारत में हड़ताल और बंद की शुरुआत पहली बार कब और कहां हुई इसकी ठीक ठाक तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह दावा है कि भारत में बंद और हड़ताल की शुरुआत वर्ष 1862 में हुई थी, जब फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर चले गए थे क्योंकि वो वर्किंग आवर्स यानी अपने काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे प्रतिदिन करवाना चाहते थे। ये बात तब की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और यह भारत बंद अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए भारत बंद, सड़क बंद और बाजार बंद जैसे कई तरीके अपनाए गए और इन तरीकों को अपनाने का मकसद था अंग्रेजों की सरकार को भारत से उखाड़ फेंकना। उस समय विरोध के अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके इजाद करने वालों में सबसे आगे महात्मा गांधी थे और उन्होंने ये काम बहुत शानदार तरीके से किया। उन्होंने ही लोगों को प्रेरित किया कि वो अहिंसक तरीकों से हड़ताल पर जाएं, विरोध प्रदर्शन करें, धरना करें, उपवास करें। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन आंदोलन के दम पर भारत को आजादी दिलाई। लेकिन आजादी के बाद भी भारत में आंदोलनों का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ, यानी ये जो आंदोलन थे ये असल में एक विदेशी सरकार के खिलाफ थे, गुलामी के खिलाफ थे। हमारा देश आजाद हो गया, अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन आंदोलन करने का ये जो प्रक्रिया है और ये जो आदत है ये हमारे आजाद देश में भी ऐसे ही बनी रही। हमारे देश के लोग कभी ये समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेजों के जमाने में भारत बंद जैसे आंदोलन इसलिए होते थे क्योंकि उस समय लोगों के पास संवैधानिक अधिकार नहीं थे, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे, लोकतंत्र था ही नहीं, संविधान था ही नहीं, इसलिए इस तरह की असंवैधानिक ताकतें और असंवैधानिक कदम उठाने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे देश में लोकतंत्र है, अब हमारे देश में संविधान लागू है, हमारे देश के अपने नियम कानून हैं जो हमारे ही देश में हम लोगों ने ही बनाए हैं। इस चुनौती को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज से 72 साल पहले ही देख लिया था, महसूस कर लिया था। और आज आपको बी.आर. अंबेडकर की वो बात सुनाने वाला हूं जिसमें आप समझ जाएंगे कि उन्होंने 72 साल पहले ही ये भांप लिया था कि इस देश में अब और क्या होने वाला है। वर्ष 1949 में संविधान सभा में दिए अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसे प्रजातंत्र में विरोध जताने की उन परंपराओं को अब छोड़ देना होगा जिनमें सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी पारंपरिक आंदोलन को विरोध के तरीके के रूप में अपनाएंगे तो फिर आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज उनका वो मशहूर जो स्पीच है वो मैं लेकर आया हूं। वर्ष 1949 में उन्होंने क्या कहा था और वो कह रहे हैं, इट मीन्स दैट वी मस्ट अबैंडन द मेथड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन को हमें छोड़ देना चाहिए, सत्याग्रह जैसे जो विरोध के तरीके हैं और सिविल डिसओबीडियंस जैसे जो तरीके हैं अब हमें इन्हें त्याग देना चाहिए क्योंकि अब हम आजाद हैं। क्यों त्याग देना चाहिए? व्हेन देयर वाज नो वे लेफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर अचीविंग
economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. तो वो यही कह रहे हैं कि ये बातें तब तक तो ठीक थी जब तक हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, हम गुलाम थे, तब हमने ये सब काम किया, अंग्रेजों को भगा दिया। पर अब तो अंग्रेजों की सरकार नहीं है, अब तो हम आज़ाद हैं, अब तो हमारे ही देश की सरकार है और हम ही ने चुनी है। तो अब वो सारे जो तरीके जो पहले हुआ करते थे विरोध प्रदर्शन के, अब उन्हें बंद कर देना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, ये बंद नहीं हुआ। वही बात जो हम अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, आज अपनी चुनी गई सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, वोट तो खूब मांगी जाती हैं, लेकिन कभी भी किसी ने उनके विचारों को ना तो ठीक से पढ़ा और ना ही उन्हें अपनाया। और डॉक्टर अंबेडकर को हमने सिर्फ दलित राजनीति से जोड़कर देख लिया और दलितों के वोट खींचने शुरू कर दिए। लेकिन वो बाकी की चीजें कितनी बोलकर गए थे, ये उन पार्टियों ने भी नहीं पढ़ी जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं। उन नेताओं ने भी नहीं पढ़ा इन्हें, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, जो नेता डॉक्टर अंबेडकर की ठेकेदारी करते हैं। भारत के लोगों को आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है। संविधान का यही आर्टिकल लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का मूलभूत अधिकार भी देता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए यह आंदोलन इंस्टेंट क्रांति का दिखावा करने के लिए एक बड़ा मंच बन जाते हैं और आंदोलनों के नाम पर विनाशकारी राजनीति होने लगती है, जबकि होना ठीक इसके विपरीत चाहिए। यानी विरोध करने का सकारात्मक तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन ये एक लंबा संघर्ष है, इसमें परिश्रम ज्यादा लगता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास ना तो इसके लिए धैर्य है, ना ही नियत है और ना ही कोई भी नेता या कार्यकर्ता परिश्रम करना चाहता है। सबसे आसान चीज क्या है? किसी भी चलती चीज को बंद कर देना सबसे आसान काम है। किसी भी चमकती हुई चीज को बुझा देना सबसे आसान काम है। किसी को भी काम करने से रोक देना सबसे आसान काम है। किसी की नौकरी छीन लेना सबसे आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? किसी को नौकरी देना। मुश्किल काम क्या है? उत्पादन को रोकना आसान है, उत्पादन को डबल करना मुश्किल है। बंद करना आसान है, चालू करना मुश्किल है। और इसीलिए ये सारे लोग आसान काम की तरफ भागते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते। लेकिन अब हम आपको यह बताते हैं कि आज किसान भारत बंद की जगह और क्या कर सकते थे। किसानों को क्या करना चाहिए था? क्या सड़क जाम करके, हाईवेज को बंद करके, रेल को बंद करके, दफ्तरों को बंद करके, बाजारों को बंद करके, क्या किसानों को भारत के लोगों की सहानुभूति कभी मिलेगी? क्या भारत के लोग वाकई किसानों की इस बात को कभी मानेंगे? बल्कि किसानों की छवि और खराब हो रही है। अब देश के जो आम लोग हैं, जो समझते हैं कि किसान अन्नदाता हैं, अब वो भी परेशान हो रहे हैं। आज वो लाखों लोग जो अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाए, जिनकी दिहाड़ी समाप्त हो गई, वो सारे लोग क्या आज किसानों को अपना समर्थन देंगे? इसलिए किसानों को क्या करना चाहिए? नए जमाने का 2021 का विरोध प्रदर्शन कैसा होना चाहिए? ये तो सैकड़ों वर्ष पुराना स्टाइल है अब बंद करने का। अब बंद को हमें बंद कर देना चाहिए। सड़कों को बंद करने के बजाय आज किसान क्या कर सकते थे? किसान अपने खेतों में डबल काम करके सरकार का विरोध कर सकते थे। आज किसान कहते, आज हम दिन और रात काम करेंगे, 24 घंटे लगातार काम करेंगे, घर नहीं जाएंगे। इससे होता ये कि किसानों को, आम लोगों का समर्थन मिलता, वो परेशान नहीं होते और उत्पादन डबल होता। किसान चाहते तो सड़कों पर ट्रैफिक को रोकने के बजाय ट्रैफिक जैम को खुलवाने के लिए सड़क पर खड़े हो जाते। वो ऐसा करके अपनी मांगों को लोगों तक पहुंचा सकते थे और लोगों का विश्वास जीत सकते थे। ये किसान आज वृक्षारोपण करके, वृक्ष लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर सरकार का विरोध दर्ज कर सकते थे, सरकार का विरोध कर सकते थे और देश में उनके आंदोलन के प्रति एक सकारात्मक सोच देखने को मिलती है। आज अगर यही किसान ये कहते कि आज ये सरकार के विरोध में 10 लाख वृक्ष लगाएंगे, 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, तो क्या होता? लेकिन ये सारे लोग क्या चाहते हैं कि 10 लाख वृक्ष लगाने की बजाय 10 लाख ट्वीट करवा देते हैं। ये चाहते हैं 10 लाख फेसबुक पर पोस्ट करा देते हैं। ये सोचते हैं 10 लाख लोगों को दफ्तर में जाने से रोक देते हैं, लेकिन ये 10 लाख वृक्ष नहीं लगाएंगे। अगर लगाते तो नया रिकॉर्ड बन जाता। और ऐसा नहीं है कि ये तरीके अपनाए नहीं जा रहे। थाईलैंड की एक टैक्सी कंपनी ने, कैब कंपनी ने ऐसा ही किया। कोविड की वजह से जब उसकी 2500 गाड़ियां एक जगह खड़ी होने के पर मजबूर हो गई, यानी गाड़ियां चल नहीं रही हैं क्योंकि कोविड में लॉकडाउन हो गया, तो उसने इन गाड़ियों की छतों पर खेती करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वहां की सरकार के खिलाफ ये लोकल प्रोटेस्ट एक ग्लोबल खबर बन गया। देखिए, जो टैक्सी ड्राइवर हैं
उन्होंने क्या तरीका अपनाया। गाड़ियां खड़ी कर दी, लेकिन सड़क पर नहीं, और गाड़ियों के ऊपर छत पर उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए। किसान कृषि कानूनों का विरोध जताने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का रास्ता अपना सकते थे। जैसा कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अब तो हमारे देश में लोकतंत्र है, अब हमारे देश में संविधान है, अब हमारे देश में अपनी संसद है, हमारे राज्यों में हमारी विधानसभाएं हैं, हमारे देश में अदालतें हैं और सबके अधिकार हैं। तो फिर किसान उस संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो संविधान का तरीका क्या हो सकता था? एक लोकतांत्रिक तरीका क्या हो सकता था? इसके लिए किसान चाहते तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें अपनी विचारधारा वाली सरकार को, अपनी विचारधारा वाली पार्टियों को जितवा सकते हैं। अभी भी उनके पास समय है, और जब उनकी सरकार बन जाएगी तो वो अगर इन काले कानूनों को मानते हैं कि ये कानून काले हैं, तो सरकार सत्ता में आकर इन कानूनों को समाप्त कर सकती है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है किसी का भी। आप सरकार बदल सकते हैं, 2024 में बदल लीजिए। 2024 का इंतजार नहीं करना चाहते और सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, भारत को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो ये किसान उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आने ही वाले विधानसभा के, पंजाब में आने ही वाले हैं कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार और अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी उन सरकारों को उखाड़ फेंक सकते हैं और पंजाब में भी फेंक सकते हैं, और जो दल इनका समर्थन कर रहे हैं उनकी सरकार बना सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश के राजनेताओं को इसमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं। नेताओं को तो दिलचस्पी है कि इन किसानों को इस्तेमाल करके हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं, लेकिन ये जो किसान नेता हैं ये अब खुद राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। अगला कदम जो उठा सकते थे वो ये कि हमारे देश में अदालतें हैं। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि समर्थन का जो सबसे बड़ा सही उपयोग है वो तो वोट है, लेकिन अगर वो भी नहीं करना चाहते तो हमारे देश में अदालत है। संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो ये किसान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और गए भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन किसानों की कोई मदद नहीं की है। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट मदद करता। तो ये सारे तरीके हैं जो किसान अपना सकते थे, बजाय इसके कि यहां बैठकर लोगों को परेशान करें और अपने देश को बंद करने की कोशिश करें। आप इसे सिंगापुर के एक उदाहरण से समझिए, जहां वर्ष 1980 में सिंगापुर एयरलाइंस की पायलट यूनियन ने हड़ताल कर दी थी। तब वहां के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने इन पायलट्स की मांगों को मानने के बदले उन्हें काम पर वापस लौटने की चेतावनी दी, और यह कहा कि अगर हड़ताल तुरंत खत्म नहीं की तो वो सिंगापुर एयरलाइंस को बंद कर देंगे और नए सिरे से इसे दोबारा शुरू करेंगे। इसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई। आज आपको ली कुआन यू की वो चेतावनी एक बार फिर से सुननी चाहिए, देश के लोगों को सुननी चाहिए, और आज आप समझ लीजिए कि इस तरह की चीजें अपनाकर सिंगापुर आज कहां पहुंच गया और भारत आज भी सिंगापुर से कितना पीछे है। Millions of dollars worth of advertisements and sales ruined within a matter of 2 weeks. I gave them a choice. Continue this and I will by every means at my disposal teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. Took them 65 minutes. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. तो वो कह रहे हैं कि सिंगापुर में जो शासन करेगा उसके अंदर लोहा होना चाहिए, और लोहे जैसी ताकत के साथ वैसे ही फैसले भी करने चाहिए। और उन्होंने ये साफ चेतावनी दे दी पायलट्स को कि अगर काम पर नहीं लौटे
तो आपके बिना नए सिरे से इस एयरलाइन को दोबारा से शुरू करूंगा। अब आपने देखा सिंगापुर में वहां के नेताओं ने, वहां के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं होने दिया, लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होने दिया, लोकतंत्र में अधिकारों की सुरक्षा की। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर अधिकारों का जमकर दुरुपयोग हुआ और हमारे ही देश के नेताओं ने इसे होने दिया, क्योंकि इसी के जरिए वो चुनाव जीतना चाहते थे। आज हमारे देश में एक ही कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से इंप्लीमेंट होता है। किसी के लिए कुछ कानून है, किसी और के लिए कुछ दूसरा कानून है। आज आप सोचेंगे पूरे देश में कोविड का प्रोटोकॉल है। अगर आप फ्लाइट में जाएंगे, अगर आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। और लोग अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगाकर चल रहे हैं। लेकिन इस तरह के आंदोलनों में आप सोचिए कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हो रहा है। कोई कोविड यहाँ पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन आप देख लीजिए कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ नाम नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या इन लोगों के अधिकार भारत के बाकी नागरिकों के अधिकारों से ज्यादा हैं? दूसरी बड़ी बात, ये किसान पराली जलाने का अधिकार चाहते हैं। आप सोचिए भारत में सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि पराली जलाना गैर कानूनी है। अलग अलग सरकारें ये कह चुकी हैं कि उत्तर भारत में जो प्रदूषण होता है वो पराली की वजह से होता है, कानून बन चुका है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम पराली जलाते रहें और पूरे देश में उससे पोल्यूशन होता रहे, प्रदूषण होता रहे, और चाहे देश के बच्चे, बूढ़े, जवान उस प्रदूषण का शिकार होते रहें, चाहे मरते रहें, लेकिन ये पराली जलाना नहीं छोड़ेंगे। क्या देश के बाकी लोगों के लिए अगर ये कहते हैं कि ये उनका पेट भरते हैं, ये अन्नदाता हैं, तो क्या इनका ये भी फर्ज नहीं है कि देश के लोगों को साफ सुथरी हवा में जीने का भी अधिकार दें? ये सारे किसान बिजली में छूट देना चाहते हैं, बिजली का बिल नहीं देना चाहते। और जिस दिन ये फ्री की जो राजनीति है, अगर ये बंद नहीं हुई हमारे देश में, तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। ये बातचीत करना नहीं चाहते। 11 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आंदोलन में खालिस्तानी संगठन आ चुके हैं, देश विरोधी संगठन आ चुके हैं, नक्सली भी अब इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। तो सोचिए ये कैसा आंदोलन है और ये कैसा भारत बंद है। और भारत के 135 करोड़ लोग इन कुछ हजार किसानों को ये सब कुछ करते हुए असहाय होकर देखते जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकारें देख रही हैं, प्रशासन देख रहा है, पुलिस देख रही है, और ये सब लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। इसलिए हमें लगा कि आज आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये स्टिंग ऑपरेशन आज हमने आपको दिखाया है ताकि इन किसान नेताओं को हम आज अच्छी तरह से एक्सपोज कर सकें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.